नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद अब किसकी होगी सरकार, इस सवाल का जवाब कम से कम गोवा में तलाशा जा रहा था और इसके सवाल का जवाब निकल कर आया मनोहर पर्रिकर यानी कि बीजेपी की सरकार गोवा में होगी। दरअसल गोवा में जिस तरीके से जोड़ तोड़ की कोशिश की जा रही थी, जिस तरीके की स्थितियां थी, उसे लेकर अब सवाल खड़ा हो रहा है। दरअसल कांग्रेस का यह कहना है कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी और उसे ही राज्यपाल की तरफ से सरकार बनाने का न्योता मिलना चाहिए था। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख भी कांग्रेस की तरफ से किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद जो कोशिश सुप्रीम कोर्ट में जाकर कांग्रेस की तरफ से की गई थी, यानी कि मनोहर पर्रिकर को शपथ लेने से रोकने की, वो कामयाब नहीं हुई और आखिरकार मनोहर पर्रिकर ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली और इसी के साथ अब 16 तारीख को उन्हें अपना बहुमत जो है सरकार का साबित करना होगा। लेकिन इसी के साथ साथ एक सवाल यह है कि रक्षा मंत्रालय का भार छोड़कर मनोहर पर्रिकर गोवा में गए हैं, इसके क्या मायने हैं, इस पर भी होगी चर्चा। और कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो ये पूरा घालमेल हुआ है, जो ये पूरी स्थिति निकलकर सामने आई है, इसके क्या मायने हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट। मनोहर पर्रिकर को गोवा का सीएम अपॉइंट किए जाने के खिलाफ कांग्रेस की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिक पाई। अर्जेंट हियरिंग के दौरान चीफ जस्टिस जेएस खेहर ने कांग्रेस से ही सवाल कर दिए। मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि गोवा में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस गवर्नर के पास पहले क्यों नहीं पहुंची। क्या कांग्रेस ने अपने विधायकों की लिस्ट गवर्नर को सौंपी थी? बहुमत के लिए कांग्रेस के पास विधायकों का आंकड़ा कहां है? अदालत ने कहा कि अगर कांग्रेस अपने विधायकों के साथ गवर्नर के पास पहले जाती और फिर कोर्ट आते तो फैसला लेना आसान होता। कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंह भी दलील दे रहे थे। वहीं सरकार का पक्ष वकील हरीश साल्वे ने रखा। बीजेपी नेता और वकील नलीन कोहली ने कहा कि कोर्ट ने कांग्रेस की पिटीशन को नकारने के बाद यह तय किया कि फ्लोर टेस्ट 16 मार्च को ही होगा। पिटीशन में मांग की गई थी कि शपथ ग्रहण समारोह पर रोक लगाई जाए, लेकिन कोर्ट ने पिटीशन खारिज कर दी है। बता दें कि बीजेपी की तरफ से सरकार बनाने का दावा पेश किए जाने के बाद गवर्नर मृदुला सिन्हा ने मनोहर पर्रिकर को गोवा का सीएम अपॉइंट किया था। इस बीच कांग्रेस ने अपने 17 विधायकों के साथ गवर्नर से मुलाकात की है। कांग्रेस के वकील मनु सिंघवी ने कहा कि अगर फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित नहीं कर पाए तो पर्रिकर सिर्फ 2 दिन के सीएम होंगे। दरअसल गोवा में 17 विधायकों के साथ कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। बहुमत के लिए 21 विधायक जरूरी हैं, यानी कांग्रेस सिर्फ 4 विधायक जुटाकर सरकार बना सकती थी, लेकिन बाजी मार गई महज 13 विधायकों वाली बीजेपी। बीजेपी ने बहुमत तक पहुंचने के लिए 8 विधायकों का सपोर्ट जुटा लिया। यहां बीजेपी के सरकार बनाने का फॉर्मूला 13 जमा 3 जमा 3 जमा 2 बराबर 21 रहा। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी यानी एमजीपी और गोवा फॉरवर्ड पार्टी जीएफपी के 3-3 विधायकों ने बीजेपी को समर्थन दिया। 3 में से 2 निर्दलीय भी बीजेपी के साथ आ गए। फिलहाल सबकी नजरें किसकी सरकार पर टिकी हैं, लेकिन सवाल यहां किसकी सरकार से ज्यादा गोवा की विरासत का है। इसी वजह से केंद्र में रक्षा मंत्री जैसा बड़ा पद त्याग कर मनोहर पर्रिकर एक छोटे से राज्य की कमान फिर से संभालने जा रहे हैं। इसमें 2 राय नहीं है कि अगर गोवा में बड़े कद और जनता का सर्वप्रिय नेता कोई है तो वो मनोहर पर्रिकर ही हैं। मनोहर पर्रिकर की अगुवाई में ही गोवा ने अपनी संस्कृति को बचाए रखा और विकास किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो किसकी सरकार के साथ साथ सवाल संस्कृति का भी है। वो संस्कृति जिसे गोवा के अंदर पूरी तरीके से, जिसकी यहां पर तमाम तरीके से बदनाम करने की कोशिश की गई है, अलग तरीके की संस्कृति गोवा की पेश की जा रही है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अपने गेस्ट से भी आपका मुखातिब कराएंगे, लेकिन छोटा सा ब्रेक हम यहां पर लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं।
तो अगले मुख्यमंत्री गोवा के मनोहर पर्रिकर हैं, शपथ उनकी तरफ से ले ली गई है, लेकिन संस्कृति को लेकर कई सवाल गोवा में हैं। और अब कहा यह भी जा रहा है कि अगर मनोहर पर्रिकर वहां पर गए हैं तो इसकी सीधी सीधी जो स्थितियां हैं वो वहां की जनता से जुड़ती हैं। जनता की तरफ से पूरे तरीके से यह मांग की गई और उसके बाद मनोहर पर्रिकर को वहां पर भेजा गया है। मनोहर पर्रिकर का गोवा में जाना क्या संकेत देता है, छोटी सी रिपोर्ट। गोवा का जिक्र आते ही लोगों के जहन में बार, शराब और अश्लीलता छा जाती है, जबकि सच बिल्कुल अलग है। गोवा देश का वो हिस्सा है जो भारत के आजाद होने के बाद आजाद हुआ। आज भी गोवा के नागरिकों को पुर्तगाल जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। ये इलाका ईसाई बहुल्य है। गोवा पर्यटन का ऐसा केंद्र है जिसमें खूबसूरत समुद्र के किनारे हैं, लंबे वक्त तक चमकने वाला सूरज है, आजादी है। ऐसा गजब का संयोग पश्चिम के देशों में कम ही देखने को मिलता है। लिहाजा कई देशों की नजर हमेशा से गोवा पर रही है। कैसे भी गोवा को बदनाम किया जाए, फिर चाहे उसके लिए झूठे रेप आरोप लगाए जाएं, धार्मिक सौहार्द बिगाड़ा जाए, लेकिन पिछले लंबे अरसे तक मनोहर पर्रिकर के सीएम रहते विदेशी ताकतें अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाई। सब कुछ बेहतर करके भी मनोहर पर्रिकर गोवा के साथ देश में सादगी की मिसाल बने रहे। लेकिन पिछले एक अरसे से गोवा में कुछ बड़े बदलाव देखे जा रहे हैं। यहाँ बाहरी यानी विदेशी लोगों की तादाद लगातार बढ़ रही है। इसमें खासकर अवैध तरीके से भारत में घुसे बांग्लादेशी भी शामिल हैं। गोवा ऐसा इलाका है जिसके नागरिक देश के बाकी हिस्सों की तुलना में बेहद सरल होते हैं, सामान्य और खुशनुमा जिंदगी जीते हैं। पारंपरिक संस्कृति रिवाजों का जहां शानदार तरीके से निभाया जाता है, जबकि विदेशी ताकतों ने गोवा की छवि बना दी है बियर, अश्लीलता वाली। इसके अलावा देश की सुरक्षा के लिए भी गोवा का अपना खास महत्व है। रशिया समेत कई देशों से हर रोज इस इलाके में दर्जनों चार्टर्ड फ्लाइटें आती हैं, जो देश के बाकी हिस्सों की तुलना में कहीं ज्यादा हैं। इसलिए देश के लिए गोवा महज एक छोटा सा प्रदेश नहीं है। इसी अहमियत को समझते हुए एक शख्स ने देश के रक्षा मंत्री का पद छोड़कर अपनी कर्मभूमि पर वापसी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो सीधे तौर पर यहां यही कहा जा रहा है कि संस्कृति के लिहाज से मनोहर पर्रिकर ने रक्षा मंत्रालय जैसा जो भार उनके कंधों पर था उसे छोड़कर गोवा का मुख्यमंत्री बनना स्वीकार यहां पर किया है। लेकिन सवाल यह भी है कि इसके साथ साथ यानी जो छवि गोवा की यहां पर बनी है, उसके बाद क्या मनोहर पर्रिकर इस छवि को एक बार फिर से सुधार पाएंगे? अत्रे साहब, जो आप लोगों की तरफ से दावा यह कहा जा रहा है कि हम जो है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे और हम जो है यहां पर जो सरकार बनाने का जो हमारा अधिकार है वो कि यहां पर कांग्रेस के पास था, लेकिन 4 दिन तक आपकी तरफ से कोई नेता नहीं चुना गया, आपकी तरफ से कोई दावा पेश नहीं किया गया। और सुप्रीम कोर्ट में जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपसे कहा गया कि आप लोगों के पास 21 विधायकों का समर्थन है, कोई एफिडेविट आप लोग दे सकते हैं, इसका जवाब जो है आपके वकील की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया, इसे काटा नहीं गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो क्वेश्चन किया गया था। देखिए, ऐसा नहीं है सुमित जी कि हमारी तरफ से 4 दिन से कोई प्रयास नहीं किया गया था। 11 तारीख को नतीजे आए, 12 तारीख को राज्यपाल से मिलने का समय मांगा गया। उनसे बाकायदा अपनी सरकार का दावा पेश करने के लिए उनसे जो है उनके हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रयास किए गए, लेकिन कोई वहाँ से हमारे को जवाब नहीं आया। और दूसरी बात अभी मैं बोलना चाहूँगा, हमारे ये अबे जी बोल रहे थे, इनकी कुछ बातों पे मैं जानना चाहूँगा कि ये न जाने किसकी भाषा बोल रहे थे और क्या इनका कहने का तात्पर्य था, ये थोड़ा हमारी समझ से परे है। क्या ये लेकर के चल रहे हैं कि गोवा हमारे देश का अभिन्न अंग नहीं है? क्या ये भाजपा के लोगों की तरह इनकी भी विचारशैली वही है, विचारधारा इनकी वही है कि फूट डालो और राज करो? आप क्या बात कर रहे हैं कि आप ये बताइए कि जो है गोवा में भाषा को लेकर क्या बात कर रहे हैं? गोवा में क्या हम कहते हैं पूरे देश में अगर कहीं कोई है, हम लोग संस्कृति के आधार पर एक दूसरे से हम लोगों को बांटने का किसी को भी कोई आधार नहीं है। आपकी बात वो ठीक है कि पर्रिकर जी मुख्यमंत्री वहां रहे और उनके बाद वो अपना केंद्र में पहुंच गए। और मैं इस चीज को ऐड करना चाहूंगा कि भाजपा के चुनिंदा लोगों में से पर्रिकर जी एक आते हैं कि जिनके ऊपर कोई दाग नहीं है या जिनकी नॉन कंट्रोवर्शियल छवि है। लेकिन जो ये काम उन्होंने आज किया है, जिस चीज के लिए वो लग गए हैं, प्रयास होकर के लग गए हैं, और जो ये उन्होंने काम किया, उन्होंने अपनी छवि धूमिल कर ली है।
देश की जनता के साथ साथ गोवा की जनता ने देख लिया कि किस प्रकार से ये पर्रिकर जी से ये उम्मीद नहीं थी कि वो भी विधायकों की खरीद फरोख्त में लग करके जो है सरकार जोड़ तोड़ की जो है नीति से बनाएंगे। आपको मैंडेट नहीं मिला, आपको बहुमत नहीं मिला, आपको जो है दूसरे नंबर का द्वयम दर्जा दिया गया गोवा की जनता ने, तो आपको इंतजार करना चाहिए था। आपको इस तरह की ये छीना झपटी वाली हरकत नहीं करनी चाहिए थी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से गवर्नर से मिलने का समय मांगा गया, लेकिन गवर्नर जो है राजभवन आज की डेट में पूरे देश के जो है राजभवन केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं, उनको जो है अपने हिसाब से काम नहीं करने दिया जा रहा। वो एक एक बात एक एक घड़ी वहां से पूछते हैं, सात रेस कोर्स से पूछते हैं, या मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, इनके नेताओं से पूछते हैं कि हमें क्या आगे कदम उठाना चाहिए। अपना विवेक नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं कोई भी। देखिए, अभय जी ने एक बात कही जिस पर मैं जरूर टिप्पणी करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर सत्ता कायम किया, किसी भी तरीके से कायम किया, लेकिन गोवा एक ऐसा प्रदेश है जो पूरे तरीके से पर्यटकों को बहुत लोभित करता है और शायद विदेशी पर्यटक हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गोवा जाना चाहते हैं जी। गोवा के जितनी भी प्रगति है वो सारे डेवलपमेंट के ऊपर बेस करती है और वहां पर इतनी ज्यादा जो भी डेवलपमेंट हुआ है वो सब इन्हीं पर्यटकों के द्वारा ही किया गया है और इन्हीं के द्वारा से हो रहा है। अगर हम इन सब चीजों को छोड़ करके भाषा विवाद को लेकर के खड़े होंगे तो शायद गोवा एक ऐसा प्रदेश बन जाएगा जहां पर न सिर्फ कोई जाना पसंद करेगा और ना ही गोवा उस तरीके से प्रगतिशील रह पाएगा जैसा कि आज वो चल रहा है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पे आप ध्यान दीजिएगा, हम 26 जनवरी की जब परेड देखते हैं तो हमेशा 26 जनवरी की परेड में हर एक झांकी के अलावा गोवा की जो झांकी आती है वो हमेशा एक नायाब तरीके की झांकी होती है और उसके अंदर पूरे तरीके से एडवांस कल्चर को ही दिखाया जाता है। तो अभय वर्तक जी ने जो कहा कि भाषा के ऊपर ये सारा विरोध था जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी उतनी विरोध नहीं सीटें नहीं पा पाई, मैं इस बात से पूरे तरीके से सहमत नहीं हूं। ये मानता हूं कि शायद हो सकता है कि वहां पर अच्छी राजनीतिक समीकरण नहीं चले इसलिए रहा हो। और मैं अपनी तरफ से जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर ऐसा कोई नया चीज ना लेकर के डेवलप हो जिससे कि देश विभाजित हो। अभय वर्तक जी। जी, मैं ना अनुज आत्रे जी और शुक्ला जी ने जो उनकी कुछ गलतफहमी हुई है, मैं थोड़ा सा सुस्पष्ट करता हूँ, क्योंकि मेरा कहने का मतलब ऐसा नहीं था। आपको आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ कि सुभाष वेलिंगकर जी जो संघ परिवार से थे और उन्होंने एक वहाँ पे भाषा सुरक्षा मुहिम चलाई थी। ये भाषा सुरक्षा यानी सिर्फ हिंदी भाषिक और मराठी भाषिक ये दोनों में विवाद, इस प्रकार की ये मुहिम नहीं है बिल्कुल ही। ये कोई ही अलगाववाद की भी मुहिम नहीं है। ये एक सिंपल मुहिम है कि जो स्कूल में वहाँ पे लोकल लैंग्वेज है, वहाँ पे मराठी पहले सिखाई जाती थी, अभी गवर्नमेंट ने वहाँ पे कंपलसरी अंग्रेजी माध्यम कर दिया ताकि लोग बच्चे जो अपने प्राइमरी स्कूल में पहले मराठी सीख पाते थे उनको मराठी सीखना नहीं मिल रहा था और इस प्रकार से अंग्रेजी को बहुत बढ़ावा दिया गया। इसके कारण जो भी पेरेंट्स थे, सर्वसामान्य लोग थे, इनके मन में एक तरह से एक रिवोल्यूशनरी विचार आ गया कि सरकार ऐसे क्यों कर रही है, और शायद वो कांग्रेस करती थी तो इतना रिएक्शन नहीं आता था। ये रिएक्शन बीजेपी की ओर से थोड़ा सा ये हुआ था, शायद इसके लिए हो सकता है, मैंने ऐसे नहीं कहा है। और दूसरी एक बात मैं आपको यहाँ पे जरूर बताना चाहता हूँ, आप जरूर गोवा आइए। गोवा में आने के बाद आपको पता चलेगा कि सिर्फ पणजी और दूसरा एक दो बीचेस छोड़ेंगे तो विदेशी लोगों का एक सीमित दायरा है। बाकी जो गोवा एरिया है तो उसमें से फोंडा में जाइए, मडगांव में जाइए, वहाँ पे फोंडा में आप जाएंगे तो वहाँ पे जो ओल्ड गोवा जिसको हम फोंडा में जाएंगे तो वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे कि बहुत सुंदर सुंदर ऐसे विशाल मंदिर है। वहाँ पे विशाल मंदिरों के लिए यह गोवा प्रदेश जाना जाता है। दूसरी बात है कि गोवा का जो आम व्यक्ति है उसको बहुत ही सुसंस्कृत उसके घर में वातावरण रहता है। गोवा में आप कभी भी आएंगे तो आपको प्यार मिलेगा, आपको हर एक घर में आपका बहुत ही अच्छा स्वागत किया जाएगा। मतलब ये बहुत बड़े सुसंस्कृत लोगों का प्रदेश है, मतलब बहुत ही अलग प्रकार से है कि इसको हम बिल्कुल ही मतलब शब्दों में व्यक्त करना बहुत कठिन है। और ऐसे प्रदेश में लोगों के मन में अपनी भाषा जो मातृभाषा है वो उनकी मातृभाषा मराठी है, उसके प्रति लगाव होना एक स्वाभाविक बात है। मुझे मतलब गलतफहमी के कारण कांग्रेस के प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट जी ने ये शायद किया होगा। अभी मेरे वक्तव्य से शायद उनको समझ में आया होगा कि ये कोई मराठी हिंदी भाषा वाला विवाद नहीं है। ये सिर्फ इतना ही है कि प्राइमरी स्कूल्स में मराठी को बढ़ावा दिया जाए, इतना ही भाषा है। और उस भाषा को जो अपना उस प्रादेशिक अभय वर्तक जी, अरविंद शुक्ला साहब आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। उसका अभय जी अभी आपने कहा कि शायद गोवा के अंदर मराठी प्रमोट करने की बात करें, लेकिन गोवा की लोकल भाषा कोंकणी है।
तो जिस भाषा की आप बात कर रहे हैं उसमें अपने आप में ही एक डिस्प्यूट है। मराठी भाषा महाराष्ट्र की पूरे की है, लेकिन गोवा एक अलग ही भाषा पे चलता है और उस भाषा को कोंकणी भाषा कहते हैं, जो सिर्फ गोवा के क्षेत्र में ही बोली जाती है। सुधार लाना चाहता हूँ कि कोंकणी ये वहाँ पे बोली भाषा है। हम लोग वहाँ पे जाते हैं तो हम भी वहाँ पे कोंकणी में बात करने का प्रयास करते हैं। वहाँ पे मेरा भी यही कहना है अभय जी कि जब हम भाषा की बात करते हैं तो भारत भाषा में इतने विभाजन है। लिपि है जो लिखने में सब लोग मराठी लिखते हैं। ये थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि जितने भी टेक्स्ट बुक आएंगे वो आपको मराठी में दिखेंगे। कोंकणी बोली भाषा है, वहाँ पे कोंकणी के प्रति भी बहुत बड़ा स्वाभिमान है। इसके बारे में, क्योंकि वहाँ पे हमारा आश्रम है, वहाँ पे हमारा आना जाना काफी देर से है। लोगों के मन के अंदर की मैं भावना रखता हूँ। सनातन संस्था कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। सनातन संस्था एक आध्यात्मिक संगठन है। अब वैसे हम तो कोई पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इतनी बात है कि लोगों के मन के अंदर क्या भावना है वो मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया। और जो भावना लोगों के मन में थी वही वो जो संघ के प्रमुख प्रचारक, जो प्रांत प्रचारक थे सुभाष वेलिंगकर जी ने, उन्होंने संघ में से बाहर निकल के स्वयं की वहाँ पे मराठी भाषा सुरक्षा मुहिम चलाई। उन्होंने अपनी पार्टी के उम्मीदवार खड़े किए और जिसके कारण बीजेपी के इमेज को थोड़ा बहुत फटका जरूर बैठा है। दूसरी बात थी कि उनके पास उन सालों से महाराष्ट्र गोमंतकवादी पार्टी के साथ बीजेपी का अलायंस था। वो अलायंस वहाँ पे इलेक्शन के पहले टूट गया। उसका भी असर हुआ। जो डिवीजन है हिंदुओं के मत में, जो डिवीजन हुआ, इसका फटका जरूर बीजेपी को बैठा। इतना ही मुझे कहना था। ठीक है, थोड़ा सा एक चीज आत्रे साहब मैं आपको रोक रहा हूं यहाँ पर। चंद्रशेखर राय साहब से मैं इस पर कमेंट लेना चाह रहा हूं। भाषा को लेकर डिस्प्यूट था, उसका खामियाजा बीजेपी को भरना पड़ा और फाइनली आकर फिर भी आप लोग सरकार बनाने में कामयाब रहे। देखिए, पहले तो मैं अनुज भाई का जवाब देना चाहूँगा। अनुज भाई ने कहा कि हमने अलोकतांत्रिक तरीके से सरकार बनाई, हमने खरीद फरोख्त कर ली क्योंकि हमारे पास संख्या कम थी। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, 17 लोगों के साथ में ये पार्टी में जा कर के वहाँ राज्यपाल को सौंपते और उनके संग अगर 3 लोग या 4 लोग जुड़ते तो वो क्या था? वो ये था कि नहीं साहब, उन्होंने इनके समझदारी वाला काम किया, इनके काम काज को देख करके वहाँ के MLO ने सपोर्ट किया। मेरा सिर्फ इतना कहना है, सुभाष वेलिंगकर साहब हम लोगों के परिवार से जुड़े हुए थे। किसी कारणवश अगर वो दोबारा से चुनाव लड़ रहे थे दूसरी पार्टी के साथ में मिलकर के, वो दोबारा हमारे साथ में आए हैं। जब हम एक विचारधारा के सभी लोग मिलकर के वहाँ सरकार बना रहे तो मुझे लगता नहीं कि इसके अंदर किसी का विरोध होना चाहिए। जहाँ तक संस्कृति का सवाल है, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जो अभी गए हैं वहाँ पर, वो वहाँ पर पहले भी 10 साल वहाँ उन्होंने काम किया और बहुत लोकप्रिय नेता रहे हैं। और ऐसे लोकप्रिय नेता को अगर केंद्र दोबारा वहाँ भेजता है कि नहीं, गोवा के बारे में, वहाँ की संस्कृति के बारे में ठीक से काम करे, तो मुझे लगता है ये केंद्र का अच्छा निर्णय है। अत्रे साहब, देखिए, मैं इसमें चंद्रशेखर जी की बात अभी इन्होंने बोली है, उससे पहले भी उन्होंने 2 बातें बोली थी कि ये जो इन्होंने दिल्ली का उदाहरण दिया था कि दिल्ली में जो है अरविंद केजरीवाल की एक मत की सरकार आई थी तो हमने उसमें समर्थन दे दिया था उसमें। और आज के गोवा की सरकार में चंद्रशेखर जी, अगर आपको याद हो, आपने किया था, आपकी पार्टी ने मना कर दिया था कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, हम लोग जो है अल्पमत में 28। अरे तो आप गए नहीं, सुनिए, हमने मना किया, आप गए नहीं। आप सुनिए ना, आप पहले जाके उसके पास खड़े हो गए। थोड़ी सी अपनी बात पे, नहीं मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। आप अपनी बात पे स्टिक करें। आप पहले जाके खड़े हो गए 28 के संग। आप बीच में सबसे पहले जाके खड़े हो गए, ना बोले। मैं आपके संग चलने के लिए मैं आप ही की बात कर रहा हूं। आपने कहा था जी मेरे बीच में ना बोले, तो आपसे भी मेरा निवेदन है मेरे बीच में ना बोले, मेरे को बोलने दीजिए, उसके बाद आपको पूरा मौका मिलेगा। मैं आपके बीच में नहीं बोला। बोलिए। दिल्ली में आपकी पार्टी ने मना कर दिया था, हम सरकार नहीं बनाएंगे, हमारे पास बहुमत नहीं है, क्योंकि उनको पता था कांग्रेस किसी भी हालत में हमारे को समर्थन नहीं देगी, इसलिए आपने हाथ खड़े करिए। उसके बाद हमने अरविंद केजरीवाल को समर्थन दिया, वो भी उन शर्तों के आधार पर समर्थन दिया कि तुमने जो जनता के साथ वायदा किया है, जो सब कुछ करने का, वो वायदे पूरे करो। दूसरी, आपने उदाहरण दिया जम्मू कश्मीर का कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को साथ हमने सरकार बनाई और पीडीपी के, क्योंकि पीडीपी के साथ भी वही चीज थी। पीडीपी ने हाथ खड़े कर दिए थे कि हम नहीं बना सकते हैं और वहां पर राष्ट्रपति शासन ना लगे, उस आधार पर जो है प्रदेश को दोबारा चुनाव की तरफ ना धकेला जाए, हमने वहां इसलिए उनको समर्थन दिया। हमने ऐसा नहीं किया कि हमने जाकर के जो है जिनके पास विधायक की कमी है और जो जिनको मेजोरिटी ऑफ विधायक जिनके जीत करके आए हैं, उनको बाईपास करके जो है हम अपना राजभवन से अपनी जो है मिलकर के जो है दावा पेश कर दें। झारखंड की बात कही और सुनिए, और अभी आपने बात करी कि आपके जो एक परिवार के सदस्य छूट के, देखिए कितनी अच्छी बात है। वही आपने महाराष्ट्र में किया, वही आप गोवा में कर रहे हैं। आप जनता को कितना बेवकूफ समझेंगे, किस हद तक बेवकूफ समझेंगे? ये आप बोल रहे हैं जनता को बेवकूफ?
हम लोग नहीं बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, आप हम सुनिए, नहीं बोल रहे हैं, आप ये आप बोल रहे हैं कि जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं। आप एक पार्टी ऐसा के जनता साथ बेवकूफ नहीं है। आप सुनिए अत्रे चंद्रशेखर साहब, जी, जनता बेवकूफ नहीं है। सुनिए, आप मत बोलिए बेवकूफ, मैं वही कह रहा हूं कि आप कितना बेवकूफ बनाना चाहेंगे, आप कितना बेवकूफ बनाना चाहेंगे, आप ही की बात को मैं रखता हूं उसमें। आप एक पार्टी के साथ, एक कैंडिडेट के साथ चुनाव लड़ते हैं, उनके खिलाफ चुनाव के दुनिया तमाम तरह की उनकी बुराइयां जनता को गिनाते हैं, और रिजल्ट आने के बाद बात खत्म हो गई तो मैं अपनी बात कहना चाहूंगा। रिजल्ट आने के बाद आप मैं अपनी बात कहना हमारे परिवार के सदस्य थे, हमसे अलग लड़ रहे थे, हमसे साथ लड़ रहे थे, कोई बात नहीं, हम गले मिल रहे हैं उनके साथ। आपने अपनी बात कह दी, ये कौन सी नैतिकता है, ये कौन सी राजनीति का उदाहरण आप पेश कर रहे हैं जनता के सामने, इसको बेवकूफ बनाना नहीं कहा जाएगा। आप उन्हीं से लड़ रहे हैं अत्रे और साहब, उन्हीं से जवाब बाद में ले गले लेते मिल हैं। रहे हैं। अत्रे साहब, जवाब आपने ले महाराष्ट्र में शिवसेना के अत्रे साहब, जवाब आप लड़ते रहे और ठीक है, से गले मिल रहे हैं। यही आपने जम्मू कश्मीर में बीजेपी के साथ किया। जितनी चंद्रशेखर घोर विरोधी साहब, आपकी अत्रे पार्टी, साहब, विचारधारा की आपके विरुद्ध पार्टी, ठीक आप है, जिसको आतंकवाद ठीक के है। साथ अत्रे सहयोगी साहब, बोलती है पार्टी, उन्हें अत्रे साहब, आपने गले मिलकर बाद में सरकार अत्रे बनाई। साहब, जवाब ले लेते अनुज अत्रे साहब, अब ध्यान से मेरी बात सुनिए। आपने दिल्ली की बात कही कि हमने कहा कि हम नहीं करेंगे। हमें मालूम था कि हम 31 पे हम नहीं बना पाएंगे, हमने आकर के बोला। हमें नहीं मालूम था वहां पर कि जो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी जो एक दूसरे के घोर विरोधी हैं, जिन्होंने कहा कि एक बार हमको सरकार में आने दिए, शीला दीक्षित को बंद कर देंगे, और शीला दीक्षित को बचाने के लिए कांग्रेस वहां जाके खड़ी हो गई, 8 आदमियों का समर्थन लेकर, लीजिए साहब हम समर्थन दे रहे हैं, हमें बचाइए, और ये डील तय हो गई, इसमें सरकार बन गई। हमें थोड़ा मालूम था। यहाँ गोवा वाले मामले में, यहाँ गोवा वाले मामले में, गोवा वाले मामले में क्या हुआ है, और उसमें सरकार में शामिल नहीं हुए आपकी तरह, हमने बाहर से समर्थन दिया। और अगर आपको शीला जी के खिलाफ इतना ही होता, 1 साल तक आपका वहां पे राष्ट्रपति शासन, 1 साल तक आपका राष्ट्रपति शासन रहा। आप बताइए आपने कितने शीला जी के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए और कितना आपने अंदर किया? अत्रे साहब, मुझे ये बताइए कि गोवा में किसका समर्थन था, जिसका आप लेके जाते हैं यहाँ पर? आपके पास तो बताने के लिए कोई आदमी नहीं था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि आप बता पाएंगे मेरा समर्थन है। क्यों नहीं दे पाए सुप्रीम कोर्ट में? ठीक है, क्योंकि आपका साथ में नहीं था। ठीक है, नैतिकता के आधार पर ठीक है। कुछ नैतिकता अत्रे अगर आप में साहब, बची हो, दो- आपके लोगों में बची हो, अत्रे तो साहब, पहला अधिकार अत्रे जिसकी साहब, पार्टी के विधायक अत्रे चाहता साहब, है, ठीक है, उनका अधिकार ठीक है। पहला बनता है अरे या साहब, नहीं बनता है, दो ये स्थितियां। बताइए। गोवा में कौन आप था आपके बताइए। पास जिसका नाम लेते? आपको तो सुप्रीम कोर्ट में अगर नहीं बोल कहीं पाए, फर्क तो ठीक थी, है। आप तो राज्यपाल आप के कब पास नहीं बोलते बोल पाए, आप शेखर कब साहब, बोलते? कहां से बोल पाते हैं? ठीक है, ठीक है। अत्रे साहब, 2-3 स्थितियां हैं। आपके जो विधायक हैं वर्तमान में जो जीत के भी आए हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि उनका जो नेतृत्व था गोवा के अंदर, वो इतना लथार्जिक था, उसे जिस तरीके से तेजी दिखानी चाहिए थी वो कम से कम उनके अंदर नजर नहीं आई। जिस बात का मैंने पहले भी कहा कि आप लोग यही डिसाइड नहीं कर पाए कि आप लोगों का नेता कौन है, और शायद राज्यपाल एक एक विधायक को फोन करके, आपके पार्टी दफ्तर में फोन करके ये नहीं पूछेंगे कि आप सरकार बनाने के लिए आ रहे हैं, अपना दावा पेश कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और कम से कम यहां पर ये उनके विवेक पर होता है, जिस तरीके से हमारे साथ जो है अरविंद शुक्ला साहब ने कहा, कम से कम ये उनके विवेक पर होता है कि कौन जो पार्टी है वो सरकार बनाने के लिए है और वो किसे जो है न्योता यहां पर देते हैं। इन तमाम चीजों के बीच में जिस तरीके से अभयवर्तक साहब ने यहां पर कहा है कि एक मसला जो है संस्कृति से जुड़ा हुआ भी है। हम दरअसल मनोहर पर्रिकर का मुख्यमंत्री के तौर पर गोवा में जाना, यह महत्वपूर्ण मसला अब कहीं ना कहीं रह गया है, क्योंकि अब यह सवाल कि किसने सरकार बनाई, किस तरीके से बनाई, यह सवाल जो है तमाम पार्टियों के सामने या दोनों पार्टियों के सामने थे। अभयवर्तक साहब की बात पर मैं एक बार फिर से यहां पर आना चाहता हूं। अभयवर्तक साहब, बीजेपी जो कोशिश पिछले 5 साल से कर रही थी, जो मैंडेट मिला उसमें, और मनोहर पर्रिकर का वापस गोवा जाना मुख्यमंत्री के तौर पर, इन तमाम परिस्थितियों में अब आप गोवा को कहां देखते हैं और आपको क्या उम्मीद है कि इन हालात में मनोहर पर्रिकर एक बार फिर से उसी रास्ते पर बीजेपी को ला पाएंगे जिसे छोड़कर वो केंद्र में आए थे? जी, एकदम सही बात है कि मुझे लगता है कि जो अभी बहुत ही कठिन प्रसंग बीजेपी के लिए था, लेकिन फिर भी भगवान की दया से आज मतलब उनका मतलब शपथ ग्रहण होने जा रहा है और बीजेपी की सरकार बन रही है। तो लोकल जो गोवा का आम संस्कृति प्रिय व्यक्ति है वो खुश है कि बीजेपी सरकार में आ रही है। वो नहीं चाह रहा है कि कांग्रेस की सरकार वहां पे बने। लेकिन मुझे और भी एक लगती है बात कि बीजेपी अभी वही गलती नहीं दोहराएगी। यहाँ पे भाषा की सुरक्षा की ओर वो लोग ध्यान देंगे, संस्कृति की सुरक्षा की ओर भी वो ध्यान देंगे। इस प्रकार की सर्वसामान्य व्यक्ति की जरूर अपेक्षा वहाँ पे जागरूक है और पर्रिकर जी भी आए हैं तो जरूर इसके ऊपर ध्यान देंगे। अरुण शुक्ला साहब, ये जो टेक्निकल पॉइंट्स की हम बात यहाँ पर कर रहे थे, जिस तरीके से अत्रे साहब यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें जो है मिलना चाहिए था मौका, और जो कुछ प्रोसीजर फॉलो किया गया है, इसमें कहीं लगता है कि लूप होल्स रह गए? नहीं, जहाँ तक के सवाल है, गवर्नर के द्वारा इनवाइट करने का एक सिचुएशन आती है जब गवर्नर थोड़ा सा समय दे करके इनवाइट करता है किसी लार्जेस्ट पार्टी को। जब लार्जेस्ट पार्टी को इनवाइट करने का, जैसे अभी
अत्रे साहब ने बताया कि हमने 12 तारीख को लेटर गवर्नर को दिया था, लेकिन गवर्नर ने उसके बावजूद भी इनको इनवाइट नहीं किया। शायद मैं समझता हूं कि गवर्नर के ऊपर इस प्रकार का कोई सिचुएशन नहीं आई थी जिसमें उनको लगे कि ये 100% सपोर्ट पा रहे हैं, तो उन्होंने इनविटेशन का लेटर नहीं भेजा हो। लेकिन दूसरी पार्टी के ऊपर जो हलचल चल रही थी और शायद उन लोगों के नेगोशिएशंस गवर्नर के सामने भी आ रहे होंगे, जिसके तहत उन्होंने इंतजार किया होगा कि एक पार्टी को अपने सारे एफिडेविट्स के साथ या लोगों के सपोर्टिंग लेटर्स के साथ में आएगी तो उसको हम इनवाइट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले जाकर के वहां पर लेटर दिया है विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जिसकी वजह से उन्होंने इनवाइट करने के लिए लेटर दे दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी आज वो लेटर दे देने से, सरकार बना लेने के बावजूद भी अभी इस मेजोरिटी को हाउस में प्रूव करना मैंडेटरी कंडीशंस में है। फ्लोर टेस्ट होना ही होना है जी। ठीक, इसी चीज को सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसले में कहा है। चूंकि एफिडेविट की जब बात आई तो एफिडेविट दाखिल करने के बजाय उन्होंने कहा आप इसको फ्लोर में प्रूव कर लीजिएगा। और पहले भी ऐसा हो चुका है, फ्लोर टेस्ट में कई बार सरकारें गिरी हैं। ये पहले भी इस तरीके से हुआ। तो साहब मैं फाइनल कमेंट चाहूंगा आपसे यहाँ पर, गलती स्वीकार करेगा आपका नेतृत्व, चाहे वो केंद्र में हो या गोवा में हो, कि जो तत्परता कम से कम दिखाई जानी चाहिए थी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर, कम से कम आप वो लोग नहीं कर पाए, और इसका आप ठीकरा कम से कम दूसरी पार्टियों में मत मड़िए। देखिए, हमें बिल्कुल इसमें ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस प्रकार से सत्ता की एक भूख दिखाएंगे। जब ये बिल्कुल इनके पास एक सेकंड नंबर की पार्टी वहाँ पे लोगों ने इनको बना दिया, तो कम से कम इनको जो है इतनी इनमें नैतिकता होनी चाहिए थी। और राज्यपाल में भी इतनी हम कहना नहीं चाहिए, बट राज्यपाल को चाहिए था। ऐसा नहीं है कि अगर जब तक जिस पार्टी का नेता सदन नहीं चुना जाता तो उनको इन्विटेशन पार्टी को नहीं मिलता है, ऐसा नहीं रहा है। वहाँ पार्टी के और भी तमाम नेता होते हैं, प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, राज्यपाल उनसे सलाह मशवरा करते हैं, पूछते हैं। और अगर पार्टी आपसे समय मांग रही है तो आपको बुलाना आपका फर्ज है। आपको बुला के पूछिए उनसे। आप राज्यपाल कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि इनको इनके पास समर्थन होगा या नहीं होगा? आपकी तरफ से, आपके वकील सिंघवी की तरफ से ये एक भी कमेंट जो है कम से कम सुप्रीम कोर्ट में नहीं रखा गया। अत्रे साहब, यहाँ पर आप तमाम चीज जो है जरूर डिफेंड कर रहे हैं। चंद्रशेखर राय साहब से मैं फाइनल कमेंट चाहता हूँ यहाँ पर। चंद्रशेखर साहब, देखिए, मेरा ये मानना है कि कांग्रेस के पास इन 17 एमएलए के अलावा किसी का और समर्थन नहीं था जिसकी वजह से वो आगे बढ़ पाते जी। समय मांगने का केवल मात्र एक कारण था कि ये समय लेते और किसी से हॉर्स ट्रेडिंग का काम करते। मनोहर पर्रिकर एक बहुत सफल मुख्यमंत्री हैं, उनके संग जो समर्थन मिला है बाकी एमएलए का वो बहुत मजबूती से मिला है। 2 दिन बाद हम सरकार को वहां पर बहुमत सिद्ध करेंगे, ये सब लोग देख लेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। अभय वर्तक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े। तो सवाल जो है वो अब गोवा के लिए है कि गोवा की जो संस्कृति है जिसे पूरी तरीके से खदेड़ देने की, या यूं कहिए कि बदनाम करने की कोशिश की गई है, क्या उसे मनोहर पर्रिकर बीजेपी की पार्टी के साथ आगे बढ़कर एक बार फिर से संजो पाएंगे? और जो जनता की बात अब कहीं ना कहीं कही जा रही है कि मनोहर पर्रिकर को एक बार फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती थी, क्या इन तमाम चीजों पर मनोहर पर्रिकर खरा उतरेंगे? फिलहाल इतना ही। जय हिंद। तो मनोहर पर्रिकर ने मुख्यमंत्री पद की शपथ गोवा में ले ली है, लेकिन इससे पहले जो तमाम चीजें हुई, यानी कांग्रेस का सुप्रीम कोर्ट में जाना, तमाम सवाल उठाना, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के नेता ने जिस तरीके से अपना दावा पेश किया, इसे लेकर कांग्रेस की तरफ से तमाम सवाल उठाए गए, उसे सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया। और इन तमाम चीजों के इतर रक्षा मंत्रालय का भार छोड़कर मनोहर पर्रिकर का गोवा जाकर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना, इसके क्या मायने हैं और गोवा के लोगों को इससे क्या कुछ मिलने वाला है? क्योंकि लगातार आवाज गोवा से यही आ रही थी कि मुख्यमंत्री अगर वहां पर कोई होना चाहिए तो वो मनोहर पर्रिकर। हमारे साथ बड़ा गेस्ट पैनल यहां पर मौजूद है इस पर चर्चा करने के लिए। अरविंद शुक्ला साहब है, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट से। अनुज अत्रे साहब है कांग्रेस की तरफ से। इसका चंद्रशेखर साहब हैं हमारे साथ बीजेपी की तरफ से। और अभय वर्तक जी हमें यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं, फोन पर हमारे साथ रहेंगे। स्पोक्स पर्सन है सनातन संस्था से। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और सबसे पहले मैं अत्रे साहब आपके पास यहाँ पर आना चाहता हूँ। आज जो कुछ हुआ, चाहे सुप्रीम कोर्ट से लेकर और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने तक मनोहर पर्रिकर के, आप लार्जेस्ट पार्टी होने का दावा कर रहे थे कि हमारे पास जो है सबसे ज्यादा बहुमत है, लेकिन आप लोगों की तरफ से जो स्थितियां बनी, आप नेता अपना नहीं चुन पाए, आप किसी तरीके की दावेदारी नहीं कर पाए, और दूसरी पार्टी अगर इन तमाम चीजों में आपसे आगे रही तो फिर आपत्ति कहां रह गई?
देखिए सुमित जी, आपत्ति लोकतंत्र की हत्या करने की है। आपत्ति सरकार द्वारा सरकारी तंत्र को प्रयोग करके अनैतिक कार्य करने की है। आपत्ति राज्यपाल का राजनीतिकरण की है। आपत्ति आप इस देश की व्यवस्था बदलने की है। भारतीय जनता पार्टी क्या करना चाह रही है, इस देश में क्या दिशा देने चाह रही है, हमारी समझ से परे है। देश की जनता हैरान है कि जिस पार्टी को जो है प्रदेश की जनता ने सबसे ज़्यादा मैंडेट दिया है, ठीक है स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं मिला, लेकिन आपको जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, ऐसा तो अभी तक कहीं नहीं हुआ कि आपने जो है गवर्नर ने उनको बुलाया नहीं, पूछा तक नहीं किया, सलाह मशवरा नहीं किया पार्टी से। आपने सीधा जो है जाकर के केंद्र के दबाव में, और किस तरह से इन्होंने जो है विधायकों की खरीद फरोख्त करके भारतीय जनता पार्टी ने, और सीधा वहां जाकर के पत्र दे दिया, और जो है जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है आप उनसे पूछ नहीं रहे हैं, सलाह नहीं कर रहे हैं। तो ये आपत्ति वाला काम नहीं है तो क्या है ये बताइए। आप क्या अपनी छवि पेश करना चाह रहे हैं? एक तरफ तो आप कहते हैं जी हम भ्रष्टाचार खत्म के लिए करने आ रहे हैं, हम भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ने के लिए आ रहे हैं, और आप एक तरफ जो है राजनीतिक भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आपने पॉलिटिकल करप्शन कर दिया इस देश में। आप लोगों को रोका तो किसी ने नहीं था। आप लोगों के पास, अगर आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे, 17 उम्मीदवार हैं, विधायक जो हैं वो आपके पास थे। आप लोगों की तरफ से इतना वक्त, जो 4 दिन का वक्त लगा, आप लोग अपना नेता नहीं चुन पाए। आप लोगों को रोका किसने था? आप लोग जाकर अपना दावा पेश करते। देखिए दावा पेश 12 तारीख को हो गया था, राज्यपाल जी से मिलने का समय मांगा गया, उनको पत्र भेजा गया, लेकिन ये सोची समझी साजिश के तहत, एक दबाव के तहत, केंद्र की या भारतीय जनता पार्टी के दबाव के तहत हम लोगों को नहीं पूछा गया। ये पहले से ही तय था, जिस दिन रिजल्ट आ गया था उसी दिन से तय था कि किस प्रकार से इन्होंने करना है। और जब से ये सरकार आई है, देश देख रहा है कि किस प्रकार से इन्होंने जो है राजभवन का कैसे राजनीतिकरण हो रहा अत्रे है, साहब, और राज्यपालों की क्या भूमिका रह गई है इस देश में जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है। तो ये बहुत ही जो है अच्छी दिशा की तरफ दरअसल हमारा देश बढ़ रहा है। कई पॉइंट ऐसे हैं जिसका सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा और आपके नेता जो है उसका जवाब नहीं दे पाए हैं। इन तमाम सवालों के साथ मैं आपके पास वापस आऊं। मैं पहले यहां पर जो है चंद्रशेखर साहब से इसका जवाब चाहता हूं। सुमित जी, अत्रे साहब जो बात बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि एक बार आज सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है उसको जरूर पढ़ लेना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के विषय में कम बोल रहे हैं, और कहीं ना कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलने वाली बात है, वो ज़्यादा बोल रहे हैं। दूसरी बात मैं एक बात कहना चाहता हूं, जहां तक इन्होंने कहा कि हम लोग बहुमत में ना तो वे बड़ी पार्टी हमारे थी, साथ तो मैं वकील साहब बैठे हैं, नहीं हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अत्रे साहब, मेरा सिर्फ इतना कहना है, का तो शब्द भी नहीं, मेरा सिर्फ इतना कहना है, मेरा सिर्फ इतना कहना अत्रे साहब, मेरा इतना कहना कि जब आप बोल रहे थे मैं बहुत शांति से सुन रहा था, और आप भी प्रयास करिए, आप भी सुनने का प्रयास करिए। बहुत वक्त है अभी, बहुत वक्त है हमारे पास बोलने के लिए। करिए, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, बहुत शांति से सुनने की बात करिए। जहां तक सवाल है कि आपने ज़्यादा सीट ली, तो ज़्यादा सीट ली तो आपको जाकर के राज्यपाल के साथ कहना चाहिए था कि मेरे पास ये 17 है, 17 के बाद कौन है आपके पास? आपके पास 17 के बाद 18वां आदमी कोई नहीं था। 11 तारीख को नतीजे है, 12 तारीख को हमारे यहाँ से सुनिए संपर्क मेरी साधा बात, गया राज्यपाल से। नहीं, अब आप अत्रे साहब मेरी पूरी बात सुनिए। जैसे शांति से मैं आपकी बात सुन रहा था, प्रयास करिए कि बीच में ना बोले। क्या है कि मैं बोल रहा हूं तो मुझे बोलने दीजिए। अगर मिनट में आप बोलेंगे तो फिर चर्चा नहीं होगी। ये चर्चा नहीं होता, ये चर्चा नहीं है। मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं सुमित जी से बात कह रहा हूँ, वो आपसे बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आप मुझे कंटेम्प्ट किया नहीं, तो मेरे को अब इस तरह तो चर्चा नहीं होगी। अगर आप बीच में बात मुझे लगता है उन तमाम चीजों पर अपनी बात कह रहा हूँ, अपनी बात नहीं करेंगे तो कैसे काम ठीक है। बनेगा? किसी के बीच में बोलने की नहीं, आप बीच में बोल रहे हैं, आप शांति से सुनने का प्रयास करें। अत्रे साहब, बात पूरी होने आपने बोला दीजिए। उतनी देर हम लोग चुप रहे, एक दूसरे की सुनने और बोलने के लिए अत्रे साहब प्लीज अब मेरी बात चंद्रशेखर बोलने साहब। दीजिए। आपने कहा कि हम लोग, हमारे पास बहुमत के नजदीक वाली सीट थी, ठीक है साहब, आप कहते हैं आप 17 लोग थे, 17 के बाद 18वां कोई आदमी नहीं था। आपने जाकर के राज्यपाल को न, जैसा कि आपने कहा कि कौन नेता है और कैसे हम सरकार बनाने जा रहे हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हमारे संग बैठे हैं, वो खुद बताएंगे इस बात को कि बेशक आप ज्यादा हों, लेकिन अगर आपके पास बाद में संख्या नहीं है तो आप किसी तरह से क्लेम नहीं कर सकते। दूसरी बात, हमारे संग 13 के होते हुए भी हमारे पास 7 MLAs का सपोर्ट था, जिसको हमने सपोर्ट दिखाया, उन्होंने अपना हलफनामा दिया है, जिसको हमने सुप्रीम कोर्ट में पेश किया है और कोर्ट ने उस पर वर्डिक्ट दिया है। इससे पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा सुमित जी, अगर आप पूर्व में जाएंगे तो आप अभी थोड़े दिन पहले की बात कर लीजिए, दिल्ली में सरकार बनी है, हम 31 सीटों के साथ में बैठे हुए थे और आम आदमी पार्टी 28 का संग में थी। यही कांग्रेस पार्टी जो उनके खिलाफ जाके खड़ी होकर के चुनाव लड़ी, उन्होंने फट से सपोर्ट दे दिया। हम कहां खड़े रह गए? हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। हमको सिर्फ 3 या 4 का जरूरत थी, उसमें इन्होंने दे दिया। इससे पहले 4 और मेरे बात आने वाले समय में आप कहेंगे तो मैं और देता रहूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार 2002 में बनी, जिसमें
पीडीपी और कांग्रेस इन दोनों लोगों ने, जहां की ठीक है, नेशनल ठीक है। कॉन्फ्रेंस को मैं- 28 मैं- सीटें मिली मैं- थी, हाँ। पीडीपी को मात्र 15 सीटें मिली थी। 21 लोगों का सपोर्ट देकर इन्होंने सरकार बनवा दी। तो पहले के किए हुए कर्म इनको दिखाई नहीं दे रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट के बाद भी ये अनाचार और दुराचार की बात करें, बड़ी हैरानी वाली बात हो रही है। अभय वर्तक साहब भी हमारे साथ यहाँ पर हैं, प्रवक्ता हैं सनातन संस्था, जो हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मैं उनके पास जाऊं उससे पहले मैं यहाँ पर आपका कमेंट लेना चाहूंगा अरविंद साहब। जो रूल रेगुलेशंस हैं, क्योंकि बार बार दुहाई ये दी जा रही है कि लोकतंत्र की जो है हत्या हो गई है, एक जो प्रोटोकॉल है, कोई इस तरीके का जो नियम है, कायदा है कि कोई बड़ी पार्टी जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, क्या सिर्फ उसे ही राज्यपाल जो है इनवाइट कर सकते हैं? क्या ऐसा कोई रूल रेगुलेशन? देखिए, आर्टिकल 163(2) के अंतर्गत डिस्क्रिशन है गवर्नर का कॉल करने के लिए। जहां तक कि सवाल है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए, गवर्नर उसको कॉल करता है जिसको समझता है कि स्टेबल गवर्नमेंट लेकर के आएगा और उसके पास मेजोरिटी मौजूद होगी। इस इलेक्शन के दौरान कांग्रेस ने 17 सीटों पर विन ओवर किया और इसी तरीके से 13 सीटों पर बीजेपी आई। जहां तक कि डिस्प्यूट इस बात का आया कि किसने किसको सपोर्ट किया, और कांग्रेस ने यह कहा है कि हमने पहले क्लेम साबित किया था और क्लेम के अंतर्गत कुछ एक लेटर जो प्रोड्यूस किया गया था उसके ऊपर भी एक कमेंट आया कि वो लेटर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं था और फोर्स था। इसके बाद कांग्रेस अपने इसी समीकरण में रही और भारतीय जनता पार्टी ने जाकर के गवर्नर को विद ऑल डॉक्यूमेंट्स अपना क्लेम पेश कर दिया। जब वो क्लेम पेश कर दिया और गवर्नर इस बात के पूरे तरीके से कन्विंस हो चुकी थी कि शायद ये लोग सरकार बना लेंगे, तब उन्होंने उनको ऑफिशियली इन्विटेशन भेजा है। इस बात को बहुत सारे और जजमेंट जो एमएम पुंछी कमीशन है, सरकारिया कमीशन है, इन सब की जो रिपोर्टें थी उन सबको पहलू में लेते हुए भारतीय कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और ये कहा कि हमें लार्जेस्ट पार्टी के अंतर्गत बुलाया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने लार्जेस्ट पार्टी के तहत बुलाया जाना चाहिए, बाकी चीज़ों को नकार दिया, लेकिन ये ज़रूर कहा है कि अपने हाउस में इस चीज़ों को ये प्रूव करेंगे। और उसके लिए जो 15 दिन का समय दिया जाता था उसको घटा करके सिर्फ 2 दिन के अंदर सीमित कर दिया कि 2 दिन के अंदर 16 तारीख के अंदर मेजोरिटी प्रूव करने के लिए कहा है। 16 तारीख को मेजोरिटी प्रूव करके अगर वो सरकार चलती है तो चलेगी। चलिए, ये लीगल पॉइंट हो गया है। अभय वर्तक साहब के बाद हम यहां पर जाना चाहूंगा। अभय वर्तक जी, एक पॉइंट ये है कि जो कुछ हुआ वो लीगल पॉइंट्स के क्या थे या लोकतंत्र के लिहाज से, संविधान के लिहाज से क्या थे, लेकिन एक स्थिति ये है कि मनोहर पर्रिकर जो इतना बड़ा मंत्रालय संभाल रहे थे, जिन्हें मुख्यमंत्री के पद से वापस लाया गया था, गोवा से उन्हें केंद्र की राजनीति में लाया गया था, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इसके लिए थोड़े से इसके जड़ तक जाना होगा जी। कि गोवा में बीजेपी एक मतलब उनकी सत्ता पिछले 5 सालों से थी और इसके बाद बीजेपी को बड़ा टक्कर वहां पे देना पड़ा। कांग्रेस के ज्यादा लोग चुन के आए, ये सामने दिख रहा है। तो इसका मूल कारण ऐसा है कि वहां का जो शासन था, उन्होंने 5 सालों में भाषा और संस्कृति की ओर दुर्लक्ष्य किया। इसके कारण वहां की गोवा में मराठी भाषा बहुत चलती है। इसके स्वाभिमान हेतु वहां के जो वेलिंगकर जी है, इन्होंने एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया और उन्होंने मतलब कड़ा करार शायद इस पॉलिटिक्स में इनको बीजेपी को मिला और उसका नुकसान भी सहना पड़ा। लेकिन आज इसके बावजूद भी आज बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि वहां पे जो हिंदुत्ववादी पक्ष जिनको हम कहते हैं महाराष्ट्र गोमंतक पार्टी जी, जिनके साथ शिवसेना भी थी और गोवा फॉरवर्ड भी उनके साथ आए, कुछ अपक्ष भी आए, तो लोगों के मन में विचार अभी भी है कि बीजेपी वही गलती अभी नहीं दोहराएगी। जब ये पिछले साल 5 साल में थोड़ा भाषा और संस्कृति का नुकसान हो गया, वो अभी नहीं करेंगे, क्योंकि इतना भारी नुकसान उनको सहना पड़ा है। और हम भी अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि हम भी गोवा से बहुत बड़े ताल्लुकात रखते हैं, बहुत अच्छी तरह से वहाँ पे नजदीक में है, और लोगों की अपेक्षा है कि जिस प्रकार से केंद्र की सरकार जैसे माँ गंगा का अभियान हो, या अब यूपी में अभी चल रहा है कि उन्होंने यूपी में सत्ता में आने से पहले अमित शाह जी ने आश्वासन दे दिया कि अगर हम सत्ता में आते तो राम मंदिर जरूर बनाएंगे। या अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण नहीं किया, जब भी लोगों को चुना गया एमएलए के सीट्स के लिए, तभी भी नहीं चुना, अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण नहीं किया। उसी प्रकार से गोवा में अभी बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, वो तुष्टीकरण नहीं करेगी और भाषा और संस्कृति का रक्षण करेगी। सभी लोग खुश है कि गोवा में बीजेपी की सरकार आ रही है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि कांग्रेस सत्ता में ना आए। वहाँ पे एक स्वाभाविक लोगों के मन में है, और कांग्रेस के बजाय इतना सब सह के भी
ठीक बीजेपी है। अगर सरकार में बन रही है, ठीक है। बीजेपी की सरकार बन रही है तो लोगों की जनभावना अच्छी है वहाँ पे। अभय साहब आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि यहाँ पर सवाल भी अत्रे साहब की तरफ से कई होंगे, वो भी आपसे यहाँ पर पूछेंगे। फिलहाल मुझे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। ब्रेक के बाद ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो स्थितियां गोवा के अंदर बीजेपी की सरकार आने के बाद बनेंगी, और इसके अलावा जो सांस्कृतिक महत्व की बात की जा रही है उसके लिए कितनी कठिनाइयां बीजेपी के सामने हैं, और अगर सरकार बीजेपी की वहां जनता चाहती है बने, तो फिर जो मैंडेट है यानी सबसे बड़ी जो पार्टी है वो कांग्रेस कैसे बनी। छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं।